कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और कई और नेताओं को गद्दार कहा है, तब से महाभारत छिड़ी हुई है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए लीडर ऑपोजिशन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली और सीनियर बीजेपी लीडर सुनील शर्मा। शर्मा जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। राहुल गांधी ने जिस तरह से बयानबाजी की है, उन्होंने गद्दार कहा है और कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त, हालात जो हैं पूरे मुल्क में वो बहुत बदतर हैं और प्राइम मिनिस्टर इस दौरान दौरों पे थे और एक तरह से उनको ट्रेटर कहा। देखिए, एक सभ्य समाज में इस प्रकार की भाषा की कोई जगह नहीं है। और जब सार्वजनिक जीवन किसी व्यक्ति का हो और इतने बड़े पद पे हो, उसके बाद इस प्रकार की अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का उपयोग हो, तो मुझे लगता है कि इससे और ज़्यादा बड़ी गिरावट कोई हो नहीं सकती है। इन शब्दों से वो केवल अपने आप का या अपनी पार्टी का ही नहीं, अपने देश का भी अपमान करवाता है ऐसी बातें कह के, क्योंकि वो एक ऐसे पद पे बैठा हुआ है जिससे जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो संवैधानिक है, और उससे संविधान की भी मुझे लगता है कि जो परिभाषा है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल हो जाती है जब वो इस प्रकार की बातें सार्वजनिक मंच पे करते हैं। मुझे लगता है कि जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं और उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इस प्रकार का व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष है, जिसने तो ऐसी बातें कर करके अपनी पार्टी का सत्यानाश किया ही है। लेकिन हमें शर्म आती है कि इस देश का नेता प्रतिपक्ष इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करता है। लेकिन वो कहते हैं कि परिस्थितियां ऐसी हैं, इस वक्त इकॉनमी बैठ गई है, डॉलर के मुकाबले में रुपया कमज़ोर है, अब तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, बाकी इश्यूज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है। इस दौरान यहाँ पूरे इंडिया में इन चीज़ों को टटोलने की जगह वो बाहर गए हैं, मतलब एक तरह से उनको एक तरह से कटाश की। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि जो अभी पीछे इजराइल, ईरान और यूएसए की ट्रायंगुलर जो वार था, जिससे तेल या गैस की काफ़ी कमी आई और पूरे देश में नहीं, मैं कहता हूँ विश्व में एक अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी पैदा हुई, खासकर कीमतों को लेके। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है कि भारत में नहीं गैस तेल की कमी होने दी, ना ही प्राइसेस को कोई बहुत ज़्यादा बढ़ने दिया। ये ठीक है कि भाई इतना बड़ा एपिसोड हुआ है तो अभी जो थोड़ी बहुत इंक्रीज हुआ है प्राइसेस में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो 5 देशों के दौरे पे हैं, वो एक कूटनीति का हिस्सा है जो राहुल गांधी जी को समझ नहीं है। राहुल गांधी जी विदेशों में अपनी यात्रा भ्रमण के लिए जाते हैं, अपने ऐशो आराम के लिए जाते हैं, वो शायद उसी प्रिज्म से हर एक को देखते हैं। प्रधानमंत्री जी एक एक मिनट जो हैं अपने देश, अपने भारत के लिए, कूटनीति के लिए, रणनीति के लिए बाकी देशों में गए हैं, जो राहुल गांधी जी को समझ न आया है न आएगा। लिहाजा उनके मुख से ऐसी बातें ही निकलेंगी और कोई अच्छी बात निकल नहीं सकती। महबूबा मुफ्ती ने एक तरह से राहुल गांधी के इस बयान की एक तरह से सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि देखिए, बीजेपी जो है पिछले 2014 से ही लगातार हम पे हमले करती है, मुसलमानों को गद्दार कहती है, हैबिचुअल हो गई है बीजेपी। अगर ये उन्होंने कहा है तो उसमें बड़ी बात क्या है, क्यों उसको इतना टारगेट किया जा रहा है? महबूबा मुफ्ती और राहुल गांधी मुझे लगता है बहन भाई ही हैं इन शब्दों में। उनकी भी आज तक की अगर वो ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उनके मुंह से कोई अच्छा शब्द तो नहीं निकला। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कांग्रेस का सत्यानाश किया, वैसे मैडम महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी का सत्यानाश किया। वो 100 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाए, ये 10 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाए। जिस पार्टी को मुफ्ती साहब ने इतनी बड़ी शेप दी थी, इतना बड़ा आकार दिया था, इनकी शब्दावली से, इनकी गतिविधियों से, इनकी हरकतों से पार्टी खत्म हो चुकी है। लेकिन मुझे कोई वो गरज नहीं है उनकी पार्टी कहाँ रहे कहाँ नहीं। लेकिन मैडम महबूबा मुफ्ती को आपको देखना होगा, अगर जब से राजनीतिक जीवन में आई हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी एक बहुत सीजन्ड, एक डिसेंट और जिससे देश का सम्मान बढ़े इस प्रकार की भाषा का कहीं उनने प्रयोग किया हो।
वो और राहुल गांधी, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन्हें बहन भाई कहो तो अच्छी बात। ठीक है, तो एक और मुद्दा जो गर्मा गया है वो है जम्मू में जो डिमोलिशन हुई है, और कहीं ना कहीं आप पे, आपके एमएलए पे टारगेट किया जा रहा है, बीजेपी को एंटी मुस्लिम कहा जा रहा है, और कई तरह की चीज़ें हो रही है, और अब तो इंक्वायरी कमेटी भी बनाई गई है। स्टैंड क्या है आपका, ऑफिशियल स्टैंड क्या है बीजेपी का, क्योंकि कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आपकी तरफ से। मैं बिल्कुल स्टैंड क्लियर करता हूँ। कोई भी गैर कानूनी काम हो, वो कोई भी हो, देश विरोधी काम हो या गैर कानूनी हो, उसे कभी भी रिलीजियस प्रिज्म से नहीं देखना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, और कानून को सख्ती से उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार का कोई दबाव आए। मैं कहता हूं कि दबाव में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। कानून को अपने दायरे में रह के लीगलिटी का पूरा ध्यान रखते हुए इन चीज़ों पे कार्रवाई करनी चाहिए। वो ड्रग्स के अगेंस्ट कार्रवाई हो, वो एनक्रोचमेंट के अगेंस्ट कार्रवाई हो, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मैं इस पर्टिकुलर केस की बात नहीं करूंगा। इसमें जो अभी डेमोलिशन हुई है, इसमें कितना ऑफिसरों ने इसकी रिपोर्टिंग की है, कितना इस ऑफिसरों ने इस पे जो पेपर वर्क किया है वो कितना किया है। लेकिन मैं ज़रूर हक में हूं कि किसी भी जगह पे कहीं पे भी एनक्रोचमेंट को कोई सपोर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ लोग इसको समुदाय से जोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी मंशा ठीक नहीं है। सख्ती से एनक्रोचमेंट को रिएक्ट करना चाहिए, सख्ती से डेमोलिशन करना चाहिए जहाँ जहाँ पे भी हो। और मैं ये गुजारिश ही करूँगा ऐसे लोगों से कि वो बाज आए। कहीं पे भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी कास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को, गैर कानूनी चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। फिर भी अगर कोई कमेटी बनी है, वो दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा, उसमें क्या है। लेकिन अगर डेमोग्राफिक चेंज के लिए या कोई ऐसे दृष्टिकोण से, जिस दृष्टिकोण से जम्मू पर उनकी नज़र ही बुरी हो, अगर उस एंगल से यहाँ पे लोग राजनीति करने आएंगे और गैर कानूनी कामों को वो सपोर्ट करेंगे, तो इसे आज के दौर में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है कि सरकार किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बीजेपी की लड़ाई नहीं है, ये प्रशासन देख रहा है, प्रशासन की लड़ाई है। लेकिन इसमें तो फिर एक बार ये हो रहा है कि अपोजिशन कह रहे हैं कि आप जो है एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप लोग जो है एक अपीजमेंट की पॉलिसी एक समुदाय को, क्योंकि उनका ये कहना है कि उनके उस समुदाय के लोग भी एनक्रोच करते हैं या किए। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया, इसको समुदाय से के साथ जोड़ना ही नहीं चाहिए। वो किसी भी समुदाय का एनक्रोचर हो, कहीं भी हो, उसके साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए, बर्ताव होना चाहिए सख्ती से। किसी भी कीमत पे इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अब मैं किस समुदाय से किस इंसिडेंट को जोड़ता हूं, वो अलग चीज है। उसे मुझे लगता है कि प्रशासन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। उनके सामने एक ही रिलीजन है, एक ही धर्म है, एक ही समुदाय है, वो है संविधान का धर्म। जो संविधान की किताब कहती है, जो कानून कहता है, उस कानून के तहत सख्ती से एनक्रोचर्स को निपटना चाहिए। और वैसे भी मैंने असेंबली में भी कहा था, एक लैंड जहाद के नाम पे जम्मू पे एक अटैक हुआ है, और विशेषकर तब हुआ जब 90s के बाद यहाँ पे आतंकवाद आया, और इन पहाड़ों से, या जिसे हम कहेंगे पूरे अदर देन दिस जम्मू डिस्ट्रिक्ट, एक ही समुदाय के लोगों का अटैक हुआ लैंड पे, जिसमें मैंने विद एविडेंस कहा था कि सिर्फ तवी रिवर बेड की बात करेंगे तो 591 लैंड एनक्रोचर्स हैं जिन्होंने तवी रिवर बेड को एनक्रोच किया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने उन एनक्रोचर्स को आइडेंटिफाई किया है। तो वो किसी भी समुदाय के हैं, लेकिन एनक्रोचर्स हैं, गलत किया है। अब कोई पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहेगी, मुझे लगता है कि ये उसकी गलतफहमी है। आपको क्या लगता है कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जो पिछले 35 सालों से खासकर जो एनक्रोचमेंट्स हुई हैं, चाहे वाटर बॉडीज के साथ में या बाकी कहीं पे भी हुई फॉरेस्ट लैंड में, उसमें एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी हो चुकी है, सब डॉक्यूमेंट्स हर डिपार्टमेंट के पास है। जिन 591 एनक्रोचर्स की बात मैं कर रहा हूँ, आज भी जो मुझे एग्जैक्ट कंपार्टमेंट ये नहीं पता है जिस पे ये इशू हुआ है, जहाँ पे ये फॉरेस्ट लैंड कही गई है,
मुझे लगता है कि ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हुई है। इवन जो असेंबली में रिप्लाई दिया था सरकार ने, उसमें तो इनके अपने अपने बड़े बड़े मिनिस्टर्स, मैं ये कहूँगा कि बठंडी में इन चीफ मिनिस्टर साहब के वालिद साहब के नाम पे जो घर है वो भी क्वेश्चनेबल है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी हो चुकी है। सवाल ये पैदा होता है कि मतलब उनका घर भी आपको लगता है कि वो इलीगली एनक्रोचड है, फॉरेस्ट लैंड पे बनाया? अरे वो तो आया है, वो कोई छुपा नहीं है ना, वो तो सबके सामने आया है। सवाल ये पैदा होता है सरकार कब कार्रवाई करेगी। यहाँ पे एक बहुत बड़े फॉर्मर मिनिस्टर, मैं नाम अभी नहीं कहना चाहूँगा, सैकड़ों कनाल लैंड यहाँ बेलीचराना वाली तरफ एनक्रोच है। तो आप इसको प्रोटेक्ट करोगे किसी दूसरे ढंग से तो वो अच्छी बात नहीं। इवन लेजिस्लेटिव असेंबली में उनको प्रोटेक्ट करने की बात कही, तब मैंने लेजिस्लेटिव जहाद की संज्ञा दी थी इसको, कि इस प्रकार से जम्मू को घेर के डेमोग्राफिक चेंज की तरफ धकेलना ये कौन एक्सेप्ट करेगा। तो फारूक साहब का जो आपने मकान कहा, आपको लगता है कि कोई हिंट आप दे रहे हैं कि हो सकता है कल इसको भी टच किया जाए? नहीं, आप अपने शब्द मेरे मुंह में ठूसेंगे तो मैं नहीं ना लूंगा। मैं ये कहता हूं कि ऐसे बहुत बड़े बड़े मछलियां हैं यहाँ पे, जो पॉलिटिकल बड़ी मछलियां जिन्हें कहेंगे, जिन्होंने फॉरेस्ट लैंड को कब्जा किया हुआ है, जिनके मकानात बने हुए हैं, कंस्ट्रक्शन की हुई है, उन पे भी कार्रवाई। अब मैं कौन करने वाला हूँ कार्रवाई? मैं ना इस तरफ हूँ ना इस तरफ हूँ। हम सिर्फ बात कह सकते हैं और आप जैसे जर्नलिस्ट हैं जो पूछेंगे हम कह सकते हैं। बाकी कार्रवाई करने वाला प्रशासन है, सरकार है, और दूसरी तरफ से एनक्रोचर्स हैं। कुछ सरकार में ही बैठे एनक्रोचर हैं, कुछ अदर बाकी हैं। तो फैसला उन्होंने करना, हम तो न करने वालों में हैं। अच्छा सुनील साहब, लास्ट में आपने कल एक स्टेटमेंट दिया और कई दिनों से आप ये भी कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार जो है कुछ दिनों की मेहमान है। कई लोग पूछ रहे हैं और आपने ये भी कल बोला है कि मैं सीएम नहीं बनूंगा लेकिन ये गवर्नमेंट जो है कुछ दिन की मेहमान है। आप ये बार बार क्यों कह रहे हैं? कोई आपको पुख्ता आ रहा है, जानकारी आ रही है? आर यू इन टच विद सम डिसिडेंट्स इन नेशनल कॉन्फ्रेंस और यू हैव सम, कि आपको कोई प्रूफ है ऐसा, कोई सॉलिड बेस है? क्योंकि लोग तो कहेंगे कि ये बयानबाजी। मैं कोई ब्रोकर नहीं हूं कि मैं टच में रहूं किसी डिसिडेंट के। मैं एक पार्टी का नेता प्रतिपक्ष हूं, इसलिए मुझे आवश्यकता नहीं है डिसिडेंट्स के साथ कोई कोऑर्डिनेशन करने की। लेकिन एक पॉलिटिकल एनिमल हूं, जम्मू कश्मीर में रहता हूं, इतनी देर से यहाँ पे बैठा हूं, तो आखिर हमारी भी अपनी इंफॉर्मेशन रहती है। ये सरकार टूटेगी टूटेगी टूटेगी, ये सरकार किसी कीमत पे भी अपना पूरा कार्यकाल नहीं करेगी, ये मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। लेकिन मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं है इनके एमएलएज के साथ टच में रहने के। एमएलएज खुद अपने घर से अपने परिवार से असंतुष्ट हैं, इसीलिए उमर अब्दुल्ला साहब फ्रस्ट्रेट है और अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए आज शायद इंग्लैंड या पेरिस में कहीं घूम रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए। बदकिस्मती है, जिस जम्मू कश्मीर में लोग हाहाकार मचा रहे हैं, पानी की क्रय है, बिजली की क्रय है, उस स्टेट का, उस यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर छुट्टियां मना रहा है। पता नहीं लंदन में या पेरिस में, हम तो गए नहीं उस तरफ कभी। तो आप अंदाजा कीजिए, हमने चीफ मिनिस्टर मांगा था। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसका घर खुद टूटने वाला है, हमें कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जब अगर उनका घर टूटेगा तो किसकी बनेगी सरकार? मतलब ये तो सवाल है। क्या आप है तो दूसरा आप ही अल्टरनेटिव है ना, तो आप है क्या इस पोजीशन में? मतलब आप चाहते हैं? वो तब की तब देखी जाएगी। अभी बच्चा पैदा हुआ ही नहीं तो नाम कैसे रखें उसका। तो लास्ट में पूछना चाहूंगा कि जो ये इंस्टेबिलिटी, क्योंकि अपोजिशन ये कह रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी जो हरीफ है वो ये कहते हैं कि ये बयानबाजियां कर रहे हैं, कोई टूट नहीं है, ये सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन जो है ये सुर्खियों में रहना चाहते हैं, इनके एमएलए कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वो फेल्ड हैं और इसलिए लाइमलाइट में आने के लिए दूसरे के परिवार की तरफ देख रहे हैं, खुद अपना इनका समझ नहीं आता। सर आपने पूछा, मैंने बोला। मैं घर की छत पे तो नहीं चढ़ा कि भाई चिल्ला रहा हूँ आसमान की तरफ देख के कि एनसी टूट रही है। एक सीनियर जर्नलिस्ट आया, उन्होंने पूछा, मैंने जवाब दिया। तो मैं मुंह तो बंद नहीं रखूंगा, या तो आपको नहीं पूछना चाहिए। तो आपने पूछा, मैंने जवाब दिया। मैं कोई चौक चौराहे में चिल्ला तो नहीं रहा हूँ सरकार टूट रही है, सरकार टूट रही है, पागल तो नहीं हूँ। जर्नलिस्ट आया, सीनियर जर्नलिस्ट है, उनने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया, और मैं अपने दिमाग से जवाब दूंगा, अपनी थिंकिंग से। आप वर्कआउट तो कर रहे होंगे ना कुछ? क्या वर्कआउट कर? जो वर्कआउट कर रहे हैं कुछ, आपकी बेस तो है ना, आपने जो बयान दिया उसका बेस तो होगा ना कुछ, उसका बेस क्या है?
मैंने कहा ना, मेरी अपनी थिंकिंग है, पॉलिटिकल एक्यूमेन है, अपना व्यू पॉइंट में रखूंगा अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।